साथियों नमस्कार, मेरा नाम अमन भदौरिया है और आप बस्तर टीवी देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने सुकमा ज़िले में हुए एक बड़े नक्सली हमले की मेरी ग्राउंड रिपोर्ट को देख ली होगी और ग्राउंड जीरो में क्या क्या मिला और क्या क्या कुछ हुआ और क्या क्या कुछ मैंने पाया, इसके बारे में चर्चा के लिए मुझे लगा कि एक और वीडियो बननी चाहिए। तो ग्राउंड जीरो से मैं अपने घर के लिए लौट रहा था अपनी गाड़ी से। फ़िलहाल मैं जगरगुंडा की सड़कों पर हूँ और जगरगुंडा से दोरनापाल की ओर जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, रात के 10 बज चुके हैं और मेरी वापसी हो रही है मेरे साथी नवीन के साथ। ये भी यहाँ साथ में है मेरे, और मुझे लगा कि एक वीडियो बननी चाहिए। ग्राउंड ज़ीरो पर बहुत कुछ मैं नहीं कह पाया क्योंकि समय का भी अभाव था और वहाँ की जिस तरह की परिस्थितियाँ थी। जो घटना आज हुई है, इस तरह की घटना इससे पहले दंतेवाड़ा जिले में भी हुई है। अरनपुर में जवानों से भरे वाहनों को नक्सलियों के द्वारा पूरी रणनीति के तहत घटना को अंजाम दिया गया था और यहाँ भी कुछ इसी तरह से घटना को अंजाम दिया गया है। जो इलाका मेरे द्वारा दिखाया गया है, जहाँ एक बड़ा विस्फोट कर नक्सलियों के द्वारा जवानों को निशाना बनाया गया, उस घटना में 2 जवान शहीद हो गए हैं कोबरा बटालियन के। वहाँ पर जवानों को निशाना बनाने के लिए पहले से ही नक्सलियों के द्वारा प्लानिंग की गई थी और जो आईईडी वहाँ लगाया गया था वो आज या कल में नहीं लगाया गया था। जिस तरह से हमने पाया, वो आईईडी सड़क पर मिट्टी डलने के पहले ही नक्सलियों के द्वारा लगाया जा चुका था शायद, और नक्सलियों को ये मालूम था कि जवानों की आवाजाही यहीं से होगी, जवानों की मूवमेंट यहीं से होगी। राशन के लिए जब जवान यहाँ से निकलेंगे तो उन्हें निशाना बनाना आसान होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए नक्सलियों के द्वारा जवानों को निशाना बनाया गया। और आज पुवर्ती से जगरगुंडा की ओर जवानों का राशन और जो ऑपरेशन पर जवान निकले हुए थे उनकी वापसी होनी थी और इसकी जानकारी शायद नक्सली संगठन को पहले से थी या कुछ दिनों से लगातार वहाँ नक्सलियों के द्वारा रेकी की जा रही थी कि जवानों की मूवमेंट सड़क के रास्ते कब होगी। आमतौर पर जो सर्चिंग पर जवान निकलते हैं वो सड़क के रास्ते से नहीं निकलते, जंगलों के रास्ते से निकलते हैं, क्योंकि उन्हें रोज डायरेक्शन बदलना पड़ता है। एक ही डायरेक्शन में अगर वे सर्चिंग करेंगे तो आईईडी का शिकार होना आसान होगा या नक्सलियों के एम्बुश में फंसना आसान सा बात होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए जंगलों के रास्ते ही सर्चिंग की जाती है। लेकिन जब जवानों को राशन लेकर आना होता है कैंप की ओर, या जवानों को वापस मुख्यालय या अन्य कैंपों में भेजना होता है, तब सड़क के रास्तों से ही भेजा जाता है। और इसकी जानकारी नक्सलियों को पहले से थी। नक्सलियों ने पूरे टाइमिंग का ध्यान रखते हुए उस रास्ते पर आईईडी प्लान किया था, जहां सड़कें कच्ची हैं, मिट्टी था और लगभग 5 फीट की गहराई में 50 किलो के आसपास विस्फोटक रहा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से गड्ढा हुआ है वो अरनपुर की तरह ये गड्ढा था और वहां पर 50 किलो से ज़्यादा विस्फोटक का उपयोग नक्सलियों के द्वारा किया गया था। यहाँ भी लगभग 8 फीट का गड्ढा देखने को मिला है। ज़मीन से सड़क से 8 फीट के नीचे तक गड्ढा हो गया और विस्फोट इतना ज़्यादा खतरनाक था, इतना प्रभावशील था कि उसके परखच्चे 30 फीट दूर तक जाकर गिरे। इस घटना में 2 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा कि नक्सली एक बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे, उसकी फिराक में थे, क्योंकि वो हिडमा का गढ़ है और पिछले 5 महीने में लगातार नक्सलियों को जवानों के द्वारा निशाना बनाया गया, बड़ा नुकसान पहुंचाया गया और नक्सली जवाबी कार्यवाही के लिए पलटवार करना चाह रहे हैं। इन बड़े नुकसान का बदला लेना चाह रहे हैं, जिसको देखते हुए एक बड़ी प्लानिंग की गई थी। हालांकि नक्सली इसमें संभवतः विफल नजर आए, क्योंकि नक्सली जिस बड़े विस्फोटक का उपयोग इस घटना के लिए कर रहे थे,
तो नक्सलियों का अनुमान था कि वो जवानों से भरे वाहन को विस्फोट कर बड़ी संख्या में जवानों को नुकसान पहुंचाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस वाहन को निशाना बनाया गया उसमें 2 जवान सवार थे और वो वाहन राशन से भरी हुई थी। उसमें राशन लोड था जो कैंपों के लिए जा रहा था। इस वजह से केवल 2 जवान इस घटना में शहीद हुए। और यदि उस वाहन में जवानों की संख्या ज़्यादा होती, 20, 50, 60, 30, तो एक बड़ा नुकसान जवानों को हो सकता था। एक घटना और ख़तरनाक हो सकती थी, क्योंकि जिस हिसाब से वाहन के परखच्चे उड़े तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर उस वाहन में और जवान होते तो न जाने कितनी बड़ी घटना मानी जाती है। और हालांकि 2 जवान शहीद हुए हैं और इलाके में सर्चिंग अभी जारी है। और कल और भी चीज़ें साफ होकर निकल कर आएंगी। इंटेलिजेंस भी पता कर रहा है कि इस घटना को किसने अंजाम दिया और नक्सलियों की मौजूदगी आखिर कहाँ है। और क्योंकि ये कमांड आईडी था और नक्सलियों ने वहाँ मौजूद रहकर 100 मीटर की दूरी में ही इस घटना को अंजाम दिया। और इस घटना के बाद क्योंकि वहाँ जब राशन या गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी तो आरओपी की भी तैनाती की गई थी। तो अब इसे लापरवाही कहें या फिर उन जवानों की बदकिस्मती, लेकिन नक्सली इस घटना को अंजाम देने में सफल हुए। हारती वो इलाका है जहां नक्सलियों का गढ़ और बटालियन के हेड रहे हिडमा का गृहग्राम माना जाता है, जहां उन्होंने कैंप स्थापित किया है। और वहां नक्सली कैंप स्थापित करने के बाद बौखलाए हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जवानों को निशाना बनाने का कोई मौका मिले। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि पुवर्ती में जहाँ कैंप की स्थापना की गई है, वहाँ से जो टेकलगुड़म कैंप है या वो कैंप है, उसकी दूरी लगभग 6 किलोमीटर है, जिस वजह से नक्सलियों को एक बड़ा डिस्टेंस मिलता है। हालांकि ये तो प्रोटोकॉल है और जितने भी सुरक्षा कैंप है वो 5 किलोमीटर के अंतराल में होते हैं, लेकिन पुवर्ती जो है वो आज भी नक्सलियों का एक बड़ा गढ़ माना जाता है। नक्सलियों की वहाँ आज भी सूचना तंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत है और ऐसे इलाके में कैंपों की दूरी ज़्यादा होना जवानों के लिए घातक साबित हो सकता है। जिस तरह की घटना आपने देखी, जवानों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस जगह से वो रोज़ सर्चिंग करते हैं, रोज़ अभियान चलाते हैं, रोज़ लगातार इंटेलिजेंस को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, वहाँ उनके नाक के नीचे एक बड़ा विस्फोटक लगाया गया और एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। तो जान लीजिए कि वो इलाका कितना ख़तरनाक होगा। वहाँ शायद एक और कैंप होना चाहिए था और वो नहीं है। इस वजह से शायद इस बड़ी घटना को नक्सली अंजाम देने में कामयाब हुए।